बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों में हम लोग का 72 बीपीएससी का पीटी होने वाला है 26 जुलाई को। उसी को ध्यान में रखकर प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज़ मैं यह स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मंथली मैगजीन है और मैं आज से पहले जो करेंट में जो मैगजीन लॉन्च हुए हैं जून माह को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जून माह से उसके बाद मैं मई और अप्रैल, मार्च, फरवरी इस तरह के कंटिन्यूस लगातार मैं आपको वीडियो इसमें अपलोड कर दूँगा मंथली मैगजीन का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण सीरीज़ के जून माह के करेंट अफेयर को। और बहुत ही ट्रिकी वे में इसको हम लोग याद कर लेंगे और कुछ ही घंटों में ये एक मंथ का जो है आप लोगों के पास पूरा कंटेंट आपको तैयार रहेगा। तो चलिए आज का जो मेन करेंट अफेयर है प्रतियोगिता दर्पण का, उसको लेकर चर्चा करते हैं हम लोग। तो नेशनल जो घटनाक्रम है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एक कीवर्ड है, इसी का डिस्कशन हम लोग इस सेक्शन के अंदर करेंगे। जैसे सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो जैसे देखा जाए यहाँ पर पहला न्यूज़ क्या है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये भाजपा के पहले मुख्यमंत्री है। ये क्या है? भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, भाजपा के फर्स्ट सीएम। लेकिन अगर टोटल देखा जाए कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये बिहार के 24वें सीएम बने हैं। बिहार के 24वें सीएम, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ कि बिहार के 24वें सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस बार जो गठबंधन की जो सरकार है इसमें भाजपा ने कितनी सीटें लाई थी? 89 सीटें, जदयू ने 85 सीटें, लोजपा ने 19 सीटें और जो अन्य जो हैं एचएएम और आरएलएम, ये सब मिलकर जो है ये गठबंधन की सरकार बनाए हैं। और गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें जो है भाजपा को मिली है 89 सीटें, जदयू को 85 सीटें और उसके बाद लोजपा को 19 सीटें मिली हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये जो नीतीश कुमार हैं वे सीएम से त्यागपत्र कब दिए थे? 14 अप्रैल 2026 को ये सीएम की कुर्सी से त्यागपत्र दिए थे और राज्यसभा की सदस्यता जो शपथ की और 10 अप्रैल 2026 को ही शपथ ले लिए थे। क्यों? क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह के स्थान पर, जो कि जदयू के नेता हैं, हरिवंश नारायण सिंह के स्थान पर ये 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। हरिवंश नारायण सिंह जो थे उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को ही खत्म हो चुका था और इनके जगह पर जो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण किए वो नीतीश कुमार कब? तो 10 अप्रैल 2026 को। ये 2 डेट हम लोग को याद रखना है कि त्यागपत्र 14 अप्रैल 2026 को दिए थे, लेकिन सदस्यता उन्होंने 10 अप्रैल 2026 को ही ग्रहण कर ली थी। और जो हरिवंश नारायण सिंह हैं वे 17 अप्रैल को, एक हफ्ता के बाद 17 अप्रैल को राज्यसभा के उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए। यहाँ से 4 से 5 कीवर्ड ऑलरेडी हम लोग को याद करना है। जैसे कि बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये सम्राट चौधरी। लेकिन अगर नंबर वाइज देखें तो 24वें सीएम आपको सम्राट चौधरी बने हैं। अब ये सम्राट चौधरी हैं तो बिहार में सम्राट चौधरी किनका स्थान लिए हैं? तो ये नीतीश कुमार जी का। तो नीतीश कुमार जो है वह सीएम के पद से त्यागपत्र कब दिए थे? 14 अप्रैल को। लेकिन राज्यसभा की सदस्यता कब ग्रहण किए? 10 अप्रैल 2026 को। किनके स्थान पर? हरिवंश नारायण सिंह के स्थान पर, जो ये जदयू के भी नेता थे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि पहला कंटेंट हम लोग का रेडी हो गया। दूसरा है यहाँ पर कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ये आप लोग याद रखेंगे। थर्ड है हम लोग का कि स्टील्थ फ्रिगेड आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। अब ये आईएनएस तारागिरी जो है वो भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। इसका वेट 6700 टन है और इसको किसने बनाया था? तो मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। तो इससे 4 पॉइंट निकल गया कि जो भारत का जो नौसैनिक शक्ति है, जो स्टील्थ फ्रिगेड आईएनएस तारागिरी, वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। कहाँ शामिल हुआ? तो विशाखापट्टनम में। कितना इसका वेट है? 6700 टन और ये कहाँ बनाया गया? तो मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग के साइबर ठगों से बचाव के लिए सीबीआई का एआई आधारित चैटबॉट अभय। एआई आधारित चैटबॉट अभय किसने लॉन्च किया? तो सीबीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हम लोग का कि देश जो है अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया था। यह जो नक्सलवाद से मुक्त करने की घोषणा सरकार ने कब की थी? तो 24 अगस्त 2024 को की थी। और ये क्या था? 24 अगस्त, जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 24 अगस्त 2024 को देश में नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा की गई थी। कब तक?
ये बोला गया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा, 31 मार्च 2026 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके एक दिन पहले ही पूरी तरह से 30 मार्च 2026 को भारत को नक्सलवाद मुक्त कर दिया गया है। 3 डेट याद रखना है। इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी आपको 24 अगस्त 2024 को। कब तक मुक्त करने का? तो 30 मार्च 2026 तक मुक्त करने का। लेकिन ये मुक्त एक दिन पहले ही 30 मार्च 2026 को ये मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सीटों के परिसीमन हेतु संविधान संशोधन विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित नहीं हो सका। मतलब ये जो था आपको 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वह लोकसभा में पेश किया गया था। 16 अप्रैल को पेश किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 17 अप्रैल को ये पारित नहीं हुआ। 16 अप्रैल को ये विधेयक पेश किया गया था, लेकिन 17 अप्रैल को इस मतदान में लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तो ये जो विधेयक था इसमें 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक था, जिसमें महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने तक का प्रस्ताव था, जिसमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित थी। लेकिन यह जो था यह आपको लोकसभा में पारित नहीं हो सका, क्योंकि लोकसभा में टोटल 528 वोटों में से 298 वोट ही पक्ष में पड़े थे और विपक्ष में 230 वोटें पड़ गई। जबकि उस पास करने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता थी? 352 वोटों की। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि 16 अप्रैल को ये पेश किया गया था, 17 अप्रैल को क्या किया, ये पारित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पक्ष में 298 वोट ही मिले थे और विपक्ष में कितने वोट पड़ गए? विपक्ष में 230 वोट पड़ गए। लेकिन इसको पारित कराने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता थी? 352 वोटों की। ये डेटा अक्सर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखें कि पारित कराने के लिए उसके 2/3 टोटल सीट 528 था, 528 का 2/3 352 सीट होता है। तो 352 वोट नहीं मिलने के कारण ये पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चौवन वर्षों के अंतराल के पश्चात अमेरिका ने क्या किया, नासा ने क्या किया कि आर्टेमिस 3 जो है मिशन 2027 में एक योजना प्रस्तावित किया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्टेमिस समझौता है क्या। 54 वर्षों के अंतराल के पश्चात अमेरिका ने एक बार पुनः अपने आर्टेमिस अभियान के तहत चंद्रमा के निकट मनुष्य को अप्रैल 2026 में भेजा है। उस मिशन का मूल लक्ष्य चंद्रमा पर ठिकाना बनाकर वहां उपलब्ध संसाधनों का विदोहन करना है। ये देखा जाए कि सबसे पहले नासा ने क्या किया था 1972 में। सबसे पहले नासा ने क्या किया कि दिसंबर 1972 में अपना एक चंद्रमा के लिए एक मिशन भेजा था, जो मिशन का नाम क्या था? अपोलो 17। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री और इसमें अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहलकदमी की थी और एक अंतरिक्ष यात्री जो थे वह कमांड कैप्सूल में रुके हुए थे। मतलब सबसे पहले जो नासा का जो चंद्रमा के लिए मिशन था वो क्या था? अपोलो मिशन, जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहलकदमी की थी, चंद्रमा पर उतरी थी और एक अंतरिक्ष यात्री जो थे कमांड कैप्सूल में रहे थे। उसके बाद उस अपोलो 17 के बाद जो दिसंबर 1972 में मिशन लॉन्च किया गया था, उसके बाद आर्टेमिस 1 जो मानव रहित मिशन था, ये 16 नवंबर 1922 को लॉन्च किया गया। ये आर्टेमिस 1, वहीं पर दूसरा आर्टेमिस 2 जो है, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ओरियन कैप्सूल में ही क्या किया गया था? उसको चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था। कितने लोगों को? तो 4 लोगों को। ये आर्टेमिस 2। लेकिन आर्टेमिस 3 जो है, आर्टेमिस 3 में एक महिला से ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया गया? भेजा गया। एक महिला से ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया। आर्टेमिस 3 के तहत 4 को भेजा गया, एक महिला से ही, जिसमें एक महिला थे और 3 जेंट्स थे। तो इसमें से 2 को कक्षा में और 2 को चंद्रमा पर लैंड कराने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इस आर्टेमिस 3 मिशन में एक महिला से ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जिनमें से 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे और 2 कक्षा में ही अंतरिक्ष यान में रहेंगे। इस प्रकार आर्टेमिस 3 मिशन 2027 में प्रस्तावित है। तो यही डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1972 के पश्चात इन 54 अगर ऐड कर देंगे तो ये आपको 2027 आ जाएगा। 1972 के पश्चात बाद चंद्रमा की सतह पर किसी अंतरिक्ष यात्री के उतरने का पहला मिशन होगा। इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर बर्फ़ की खोज और अन्य तकनीकी परीक्षणों की
नासा की योजना है। अभी अभी मैंने साइंस टेक का आपको सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर दिया और आज पार्ट 4 आपको शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। उस पार्ट 4 में मैंने इसी के बारे में चर्चा किया है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, गगनयान, इन सब का चर्चा किया है। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखें, आप लोग इस बार देखिए, उसके बाद आप फील कीजिएगा कि साइंस टेक से आपको जुड़ाव फील होगा। ठीक है, तो ये आपको इसलिए बताएं क्योंकि सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी बेसिक वे में बता दिया हूँ। बस अभी आपको यहाँ ये याद रखना है कि हाल ही में नासा ने क्या किया कि 54 वर्षों के बाद जो है चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री को उतरने का जो है पहला मिशन लॉन्च कर रहा है 54 वर्षों के बाद। 1972 में पहला अपोलो मिशन था। उसके बाद आर्टेमिस 3 जो है ये 2027 में प्रस्तावित है, जिसमें एक महिला से 4 जो है यात्री को भेजा जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री को भेजा जा रहा है। इसमें से 2 तो कक्षा में ही रहेंगे और 2 चंद्रमा पर लैंड करेंगे। और नेक्स्ट है कि सेंस मीन ऑंग हलाइंग, म्यांमार के नए निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? मीन आंग हलाइंग ये म्यांमार के नए निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। हंगरी के जो नए प्रधानमंत्री कौन? पीटर मांग्यार। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मांग्यार। यहाँ पर देखा जाए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा कब? 19 से 20 अप्रैल 2026 को श्रीलंका की यात्रा की। किसने? सीपी राधाकृष्णन ने। ये सब कीवर्ड है, आप लोग बस इतने याद रखना है, बाकी ये सब मीन्स में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन हैं? क्रिश्चियन स्टॉकर, जो भारत की यात्रा पर आए थे। भारत की यात्रा पर ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? क्रिश्चियन स्टॉकर भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट चलिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो नए नियुक्ति या जो नई नियुक्ति हुई है या फिर जो भारत के दौरे पर आए हैं, उनका हम लोग को याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न रहा है, पहले बहुत बार पूछा भी गया है इस तरह के जो चर्चा में रहते हैं कंट्री, उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम। तो हम लोग यहाँ देखेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं ली जे म्यूंग, ये भारत की यात्रा पर आए हैं, ली जे म्यूंग। चलिए ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम की वर्ष 2026 की सूची में भारतीय मूल्य की 3 हस्तियों के नाम दिए गए। विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में भारत की 3 हस्तियां शामिल है। एक रणवीर कपूर, दूसरा सुंदर पिचाई और तीसरा विकास खन्ना। रणवीर कपूर आप लोगों को पता है कि एक्टर है, सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं और विकास खन्ना जो है एक सेफ हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेफ विकास खन्ना। ये 3 लोगों को क्या किया गया है? विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम की वर्ष 2026 की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि जापान ने क्या किया कि घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। जापान ने क्या किया? हथियारों के जो निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा कर रखा था उसको वहाँ से क्या किया? हटा लिया है। अब ये कुछ आर्थिक मतलब इकोनॉमी का सेक्शन है, इसको मैं यहाँ देख लेता हूँ। इकोनॉमी का सेक्शन पहला क्या है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी 2025-26 में भारत के आयातों और निर्यात में वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुई उसका हम लोग देख लेते हैं आंकड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट, मैं इसका यहाँ चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भारत के विदेशी व्यापार, यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं वस्तुगत व्यापार एवं सेवा व्यापार के आंकड़े। तो वस्तुगत व्यापार यहाँ पर है, ये सेवाओं का व्यापार है, और ये है टोटल वस्तु और सेवा टोटल का व्यापार। तो यहाँ पर देखा जाए कि टोटल सिर्फ वस्तुगत की बात करें, सिर्फ वस्तुगत व्यापार की बात करते हैं तो निर्यात कितना हुआ है? 471.78 अरब डॉलर, और आयात कितना का हुआ है? 774.98 अरब डॉलर। ठीक है, उसी प्रकार अगर सेवा के व्यापार की बात करते हैं तो सेवा के जो व्यापार में जो निर्यात हुआ है, निर्यात कितना का हुआ है? 418.31 अरब डॉलर का, और आयात हुआ है 202.42 अरब डॉलर का। ठीक है, तो ये आंकड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें कि टोटल कुल सेवा और व्यापार, कुल वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में देखा जाए कुल निर्यात कितना का रहा है या निर्यात में कितने का ग्रोथ हुआ है, और कुल आयात कितना रहा है, आयात में कितने का ग्रोथ हुआ है। तो कुल निर्यात जो है ये 60.09 अरब डॉलर का ये निर्यात हुआ है,
वस्तु और सेवा के व्यापार में कुल निर्यात कितना हुआ है 860.09 अरब डॉलर का, और कुल आयात कितना हुआ है 979.40 अरब डॉलर का। मतलब निर्यात में इतना परसेंट की वृद्धि 4.22% की वृद्धि हुई, लेकिन आयात में 6.47% की वृद्धि हुई। तो देखा जाए कि आयात ही ज़्यादा हुआ है, निर्यात कम है, यहाँ पर व्यापार घाटा को दिखाता है। ये आंकड़ा व्यापार घाटा को दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये वस्तुगत व्यापार में घाटा दिखा रहा है। यहाँ पर ये व्यापार घाटा है वस्तुगत में, और ये व्यापार घाटा है सेवाओं में। ठीक है, तो इसको जब ऐड कर लेंगे तो टोटल हम लोग का व्यापार घाटा यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। अब हम भारत के रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि 2025-26 में जो रक्षा उत्पादों के निर्यात कितना का हुआ 38,424 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। भारत के रक्षा उत्पादों का निर्यात कितना हुआ है, तो 2025-26 में रक्षा उत्पादों का जो निर्यात हुआ है वह 38,424 करोड़ का हुआ है। अब मौद्रिक नीति हम लोग देखते हैं 2026-27 की जो मौद्रिक नीति रही है। 2025-26 और 26-27 की बैंकिंग दरों में परिवर्तन देखा जाए तो नहीं के बराबर हुआ है। ये 2026-27 के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर देखा जाए रेपो दर कितना है, रेपो दर जो है वो आपका 5.25% ही रहा है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अब देखिएगा ऑलमोस्ट सेम ही रहा है यहाँ का। तो रेपो दर कितना 5.25%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, SDF जो है 5%, बैंक रेट SDF 5%, बैंक रेट आपका 5.50%, MSF रेट जो है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.50, CRR कैश रिजर्व रेशियो 3% और SLR 18%। ये डेटा हम लोग को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि रेपो रेट कितना है 5.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, SDF 5%, बैंक रेट 5.50%, MSF दर 5.50%, CRR 3% और SLR 18%। यहाँ पर भारत में GDP ग्रोथ के लिए जो है कई संस्था ने अपना रिपोर्ट जारी की है। तो IMF के अकॉर्डिंग कितना है 6.5%। ADB के अकॉर्डिंग जो भारत में GDP ग्रोथ है 2026-27 के अकॉर्डिंग IMF 6.5%, ADB 6.5%, लेकिन विश्व बैंक जो है WB उसके आंकड़ा क्या कहते हैं 6.6% भारत के GDP ग्रोथ रहने के अनुमान है। अब मौद्रिक नीति के बारे में ये भी BPSC इस तरह के पैटर्न रहे हैं पूछने के कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यहाँ देखिए 3 RBI के नाम दिए गए हैं, संजय मल्होत्रा, पूनम गुप्ता और इंद्रानील भट्टाचार्य RBI की ओर से मेंबर हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा जो मेंबर है वो नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और राम सिंह। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2026-27 में भारत के GDP ग्रोथ का जो आकलन किया गया है, मुद्रा कोष IMF कितना 6.5%, ADB कितना 6.5%, लेकिन वर्ल्ड बैंक कितना 6.6%। अब पूरा पढ़ने जाइएगा तो आपका टाइम उतना है नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, इसलिए मैं सारे आंकड़े को खंगाल कर जो डेटा निकलने वाला है उसको हाईलाइट करके आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में इसको रिविज़न करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एकदम कंटेंट पूरी फ्रेश मिले और पूरी तरह से निचोड़ कर सारा कंटेंट आपको मिले। पूरा पढ़ने का ज़रूरत आपको नहीं हो। ये सारा डेटा आप याद रखेंगे। जैसे IMF ने क्या प्रेडिक्ट किया है कि भारत का जो GDP होगा, GDP ग्रोथ रेट कितना है 6.5%, और ADB ने किया 6.5% और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6.6%। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इम्पोर्टेंट है आपको कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, और अभी 11 साल इसके पूरे गए हैं। 11 साल 8 अप्रैल 2026 को, 8 अप्रैल 2026 में इसके 11 साल पूरे गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है लॉन्च किए गए थे 8 अप्रैल 2015 को, और 11 वर्ष 8 अप्रैल 2026 को इसका पूरा हो गया है। इसका लक्ष्य क्या है, मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या था, उन छोटे, यहाँ देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उन छोटे उद्यमों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराती है यह योजना, जिन्हें औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको ये ऋण उपलब्ध कराती है। इसका मतलब बिना
बिना बिना जमानत के, बिना किसी जमानत के 20 लाख तक का ऋण ये उपलब्ध कराती है। कितना का? 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराती है। इसके तहत जो मुद्रा योजना के तहत जो 4 श्रेणियों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। शिशु को 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण प्लस को 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम रिवाइज कर लें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं कितने श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। तो 4 श्रेणी में, शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। शिशु के लिए 50,000, तरुण के लिए 50,000 से 5 लाख, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस के लिए 10 लाख से 20 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये हो गया हम लोग को कि, और इस यहाँ देखिए कि इस 11 वर्षों की योजना अवधि में कुल मिलाकर 57.79 करोड़ ऋण जो है स्वीकृत किए गए हैं। हाँ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल बायो में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसका PDF आपको वहीं मिल जाएगा और जो हाईलाइटेड है बस आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया मैंने कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरा हो गए हैं। ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2026 को इसके 11 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि बिना किसी अमानत के 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। किनको? छोटे उद्यमों को, जो बिना किसी जमानत के छोटे उद्यमों को बिना किसी जमानत के 20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराती है, जो कि ऋण प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि नीति आयोग के पुनर्गठन। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नीति आयोग अप्रैल 2026 के बाद की स्थिति क्या है। कि नीति आयोग के जो CEO हैं निधि छिब्बर हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी और नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राजीव गौबा, प्रोफेसर KV राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदीकर और डॉक्टर M श्रीनिवास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। किसके बीच? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ये भी याद रखेंगे कि किस देश के बीच अभी हाल ही में स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस और PT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखें कि भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता, भारत का लक्ष्य क्या था? COP26 में नरेंद्र मोदी ने क्या घोषणा किए थे कि 2030 तक, कितने तक? 2030 तक देश में गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। कि 2030 तक कितना? 500 गीगावाट विद्युत क्षमता। 2030 तक, याद रखिएगा, 2030 तक 500 गीगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने, किससे? तो गैर जीवाश्म स्रोतों से। किससे? तो गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य मोदी जी निर्धारित किए थे 2030 तक। और अभी देखा जाए कि 31 मार्च 2026 तक ये कितना हासिल हुआ है? तो 31 मार्च 2026 तक 283.46 गीगावाट क्षमता ही प्राप्त हुआ है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा से 274.68 और परमाणु ऊर्जा से 8.78 गीगावाट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा से टोटल कितना? 274.68 गीगावाट हुआ है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 274.68 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा से 8.78 गीगावाट विद्युत क्षमता हासिल हुई है। टोटल देखा जाए तो कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा से 283.46 गीगावाट प्राप्त हुई है। 31 मार्च 2026 के आंकड़े हैं। तो लक्ष्य कितना था? लक्ष्य था, यहाँ देखिए, लक्ष्य था कि 2030 तक लक्ष्य था कि 500 गीगावाट विद्युत क्षमता हासिल करना। 500 गीगावाट विद्युत क्षमता हासिल करना किससे? तो गैर जीवाश्म ऊर्जा से, गैर जीवाश्म ईंधन से नहीं बल्कि गैर जीवाश्म ऊर्जा से हासिल करना था। लेकिन लक्ष्य तो इतना था 2030 तक 500 गीगावाट, लेकिन अभी तो 2026 ही है और 31 मार्च 2026 तक कितना गेन कर लिया गया है? तो 283.46 गीगावाट, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा 274 है और परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट है। तो याद रखिएगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। कितना? ये दिसंबर 2025 के आंकड़े के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं। जो आंकड़ा दिया गया दिसंबर 2025 के आंकड़ा दिया गया है, इसमें भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा में क्यों स्थान रखता है?
नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरा स्थान रखता है। पहला है आपका चीन, पहला कौन है? पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। भारत जो है कितना 250.52 गीगावाट जो है वो के साथ तीसरा पोजीशन गेन किए हुए है। मतलब ये IRENA की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है कितनी है 250.52 गीगावाट और 21वें स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। पहला है चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। नेक्स्ट देखा जाए कि रुपये के मूल्य में गिरावट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग कितनी हो गई है? तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग छठी हुई है। किसके कारण? रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग कितनी हो गई है? छठी हुई है। देखा जाए तो 2024 में इसकी रैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी किस पोजीशन पर था? 2024 में चौथे स्थान पर था। 2025 में ये और डाउन हुआ इसका रुपये के मूल्य में गिरावट, तो 2025 में इसकी रैंकिंग 5 हो गई और 2026 में इसकी रैंकिंग क्या हो गई? 6 हो गई। तो अगर 2026 के आंकड़े के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हम लोग का वो छठे पोजीशन पर चली गई है। यहाँ देखिए इसका आंकड़ा दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद जर्मनी, देन जापान, देन ब्रिटेन और इंडिया का स्थान जो है छठा है। कितने? $4.15 ट्रिलियन के साथ भारत जो है वह छठे स्थान पर है। यानी कि भारत का जो इकोनॉमी है वो भारत का इकोनॉमी कितवें स्थान पर आ गया है? छठे स्थान पर है। ये अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बता रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितवें स्थान पर पहुंच गई है? छठे स्थान पर। अप्रैल 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत जो है छठे स्थान पर आ गई है $4.15 ट्रिलियन के साथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग कि नमस्ते। ये नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कुछ एब्रिविएशन है जो पूछे जाते हैं कि नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर लेते हैं कि नमस्ते योजना है क्या। तो देश भर में सफाई कर्मियों, सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कचरा बीनने वाले कर्मियों के समान सुरक्षा और आजीविका प्रोत्साहन के लिए 2023-24 में शुरू की गई योजना को यह नाम दिया गया था। नमस्ते योजना इन कर्मियों के कल्याण के लिए एक कल्याणकारी सामाजिक सुधार आंदोलन है। मतलब इनके सुधार के लिए, इनके सामाजिक सुधार में, इनके कल्याण के लिए जो योजना लागू की गई है वो है नमस्ते योजना। नेक्स्ट है, ये कुछ नियुक्तियां हैं, इसको वन लाइनर में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि प्रणय वर्मा वो बेल्जियम व यूरोपीय संघ में भारत के नए राजदूत बने हैं। भारत के नए राजदूत जो हैं बेल्जियम और यूरोपियन संघ में कौन बने हैं? प्रणय वर्मा। और यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने? तो पेरियासामी कुमारन। यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त पेरियासामी कुमारन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इंडिगो के नए CEO कौन बने? विलियम वॉल्स। इंडिगो के नए CEO विलियम वॉल्स। भारत पेट्रोलियम के CMD कौन बने? संजय खन्ना। भारत पेट्रोलियम के CMD संजय खन्ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वीर विक्रम यादव। और फिक्की के जो नए महासचिव बने हैं अनंत स्वरूप। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? अनंत स्वरूप। और यहाँ पर पुरस्कार की बात कर लेते हैं हम लोग कि फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जो है किसने जीता है? तो गोवा की साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया 2026 जो कहाँ हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो आयोजित हुआ था उसमें गोवा की साध्वी सतीश सैल ने यह खिताब अपने नाम किया। अगर चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किसको मिला है? एन्ना एम बेटिकेड को चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। इसकी स्थापना जो है मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2008 में की गई थी। याद रखिए कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। एन्ना एम बेटिकेड को, इसकी स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा की गई थी 1980 में। और यह केवल महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1982 से दिया जा रहा है। 3 की पॉइंट याद रखना है बस कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो मिला है एन्ना एम बेटिकेड को मिला है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और यह केवल महिला पत्रकार को ही दी जाती है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात करेंगे। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रिंट मीडिया में दिया गया है दैनिक भास्कर के अकोड़िया को। प्रिंट मीडिया में देखिए 2 सेक्शन, एक प्रिंट मीडिया में दिया गया है और एक दिया गया है आपको
कि डिजिटल या ब्रॉडकास्ट मीडिया में, तो प्रिंट मीडिया में दिया गया है कि दैनिक भास्कर के अकोडिया को, और यहाँ देखिए डिजिटल मीडिया में दिया गया है बीबीसी की न्यूज हिंदी के सर्वप्रिय सागवान को। प्रिंट मीडिया में अकोडिया को, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, प्रिंट मीडिया में अकोडिया को दिया गया है, और डिजिटल इंडिया में बीबीसी न्यूज हिंदी के सर्वप्रिय सागवान को दिया गया है। डिजिटल मीडिया में सर्वप्रिय सागवान को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यहाँ पर देखिए कि 2022 से शुरू हुआ था, और 2022 में पहले मिला था नरेंद्र मोदी को, 2023 में आशा भोसले को मिला, 2024 में अमिताभ बच्चन को, 2025 में कुमार मंगलम को, और 2026 का जो ज्ञानपीठ कैलाश सत्यार्थी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। किसको दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। यहाँ देखिए शीतल देवी जो है, शीतल देवी नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये शीतल देवी विश्व के सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज बने हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज कौन बने हैं? शीतल देवी बने हैं। विजडन क्रिकेटर की बात करते हैं तो विजडन के क्रिकेट सम्मान 2026 में देखा जाए तो यहाँ पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड किनको मिला है? तो विजडन क्रिकेट में देखिए विजडन का क्रिकेट सम्मान 2026 जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब मिला है मिशेल स्टॉक को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला है। विजडन क्रिकेट सम्मान जो मिला है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, किनको मिला है? तो मिशेल स्टॉक जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और महिला क्रिकेटर का खिताब किसको मिला है? दीप्ति शर्मा को, जो कि भारत के हैं। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड की बात करते हैं अगर, तो इस लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा को मिला है। और विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटर कौन कौन हुए हैं? तो शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, और एक है आपका हसीब हमीद जो कि इंग्लैंड के हैं। ये चारों भारत के हैं और एक आपका इंग्लैंड के हैं। तो ये है ये जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड याद रखिए कि विजडन का क्रिकेट सम्मान में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर बने हैं आपको मिशेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया के, और महिला में बने दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट कि लॉरियस पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड कार्लोस अल्कराज को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आर्यन सबलंका को मिला है। किसमें कौन सा अवार्ड है? तो लॉरियस पुरस्कार, खेल जगत के लॉरियस पुरस्कार जो है, लॉरियस पुरस्कार में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड कार्लोस अल्कराज को मिला है, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड आर्यना सबलंका को मिला है। ये कार्लोस अल्कराज को मिला है, और स्पोर्ट्स वुमेन किसको मिला है? तो आर्यना सबलंका को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो दिल्ली में हुई थी, इसके मुख्य पुरस्कार। यह 25 से 31 मार्च 2026 को दिल्ली में हुई थी, और ये जो दिल्ली में हुई थी इसका उद्घाटन जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन यहाँ देखिए लिखा है, उद्घाटन किस फिल्म के साथ हुई थी? फिल्म स्पेन की सीरत थी। जबकि इस फेस्टिवल का समापन उद्घाटन किस फिल्म से हुआ था? स्पेन की सूरत। लेकिन इस फेस्टिवल का समापन किस फिल्म से हुआ था? सिंगापुर की फिल्म अमोबिया। इस फिल्म का उद्घाटन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस फिल्म का उद्घाटन जो हुआ था, उद्घाटन और समापन, इस फिल्म का उद्घाटन और समापन, उद्घाटन किस फिल्म के साथ हुआ था? तो स्पेन की सीरत, स्पेन की कोई फिल्म थी, मैं इसको लिखता हूँ सीरत, एक सेकेंड, सीरत कहाँ की थी? स्पेन की। लेकिन समापन समारोह में किस फिल्म के साथ समापन हुआ? तो सिंगापुर की फिल्म अमोबिया, ये सिंगापुर की फिल्म, ठीक है। अब इसमें जो अवार्ड जो मिले हैं, जैसे पाथ ब्रेकिंग ऑफ द फिल्म अवार्ड किसको मिले हैं? सैयारा को, जिसके निर्देशक मोहित सूरी हैं। उसके बाद मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? सितारे ज़मीन पर
पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर सैयारा को मिला है, और मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर सितारे जमी पर। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है अनुपम खेर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो 25 से 31 मार्च 2026 को दिल्ली में हुई थी, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है धुरंधर के लिए। और एक लास्ट यहाँ पर है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है किसको किसको, तो शर्मिला टैगोर को, धर्मेंद्र को, मरणोपरांत और नदुम्बरी बालकृष्णन को दिया गया है। 3 को मिला है, एक शर्मिला को, एक धर्मेंद्र को और एक नदुम्बरी बालकृष्णन को। नेक्स्ट है वस्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर पुरस्कार। ये प्रिट्जर पुरस्कार जो है वस्तुकला के क्षेत्र में किसको, रेडी क्लार्क को मिला है। स्मिलजान रेडी क्लार्क को मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। कौन सा अवार्ड, तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड, या यूँ कहें कि बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किनको, चंद्रबाबू नायडू को, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर को चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किनको दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर किनको दिया गया है, तो विभा पडालकर को दिया गया है। विभा जो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस की MD और CEO हैं। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर विभा पडालकर को दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गणित के क्षेत्र का वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, एबेल का पुरस्कार दिया गया है गार्ड फाल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट जो निधन हुआ है उनका थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि चंद्रिका प्रसाद सोलंकी, ये सूरीनाम के भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रपति रहे। सूरीनाम के भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका 30 मार्च 2026 को क्या हो गया, निधन हो गया है। यहाँ देखिए वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में ये क्या किए थे, भाग लिए थे। और यहाँ पर एक और आंकड़ा है कि 2020 में राष्ट्रपति बनने के बाद अपने इस पद की शपथ संस्कृत में शपथ ली थी 2020 में, और 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जिनका 30 मार्च 2026 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। उसी तरह आशा भोसले की बात करते हैं। आशा भोसले की मृत्यु 12 अप्रैल 2026 को हो गई, मुंबई में निधन हुई। ये 92 वर्ष के थे और इनके नाम के कई गिनीज बुक में इनका नाम रिकॉर्ड भी है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 2000 में मिला, और पद्म विभूषण जो है 2008 में इन्हें दिया गया। 2 अवार्ड याद रखना है कि दादा साहब कब मिला, तो 2000 में मिला, और पद्म विभूषण कब मिला, 2008 में इनको दिया गया। ये हो गया। अब कुछ मिसलेनियस है, मैं उनको भी चर्चा कर लेता हूँ कि इसे मिशन मित्र जो है वो किसने लॉन्च किया, तो मिशन मित्र जो है कहाँ लॉन्च किया, तो लद्दाख के लेह में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ये है क्या, तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि मानव अंतरिक्ष अभियानों में चालक दल की प्रभावी संवाद करने, तनाव का सामना करने और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने एवं एक दूसरे को सहयोग करने की क्षमता के साथ लेह की लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, कम तापमान आदि में कार्य करने की क्षमता के परीक्षण व टीम व्यवहार अध्ययन के लिए भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान के सहयोग से इसरो ने क्या किया है, मिशन मित्र लॉन्च किया है। तो ये मिशन मित्र कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लद्दाख में लेह में लॉन्च किया गया। डस्टलिक देखा जाए, डस्टलिक का यह 21वां संस्करण है, 7वां संस्करण है। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये इसका 7वां संस्करण है। ये कहाँ हुआ है, तो इसको आप हाईलाइट कर लें। ये कहाँ हुआ है, तो ये डस्टलिक उज्बेकिस्तान के नामंगम स्थित गुरु मसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में, उज्बेकिस्तान के नामंगम स्थित गुरु मसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में। और जो 2025 का जो 6ठा संस्करण था वो कहाँ हुआ था, तो पुणे के औंध स्थित विदेशी परीक्षण, पुणे के औंध में ये 6ठा
छठा संस्करण कहाँ हुआ था? तो पुणे के औंध में 2025 में। वनतारा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जामनगर में। वनतारा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो गुजरात के जामनगर में। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है यशोदा और कृष्णा की, वो सबसे महंगी पेंटिंग सेल हुई है कितने में? तो 167.20 करोड़ रुपए में, जो अब तक की सबसे अधिक मूल्य वाली कृति बन गई है। ये हो गया। अब खेल कूद है यहाँ। खेल कूद में देखिए यहाँ पर याद रखना है आपको कि तीरंदाजी में, कि विश्व पैरा तीरंदाजी की अगर हम लोग बात करेंगे, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करेंगे, तो इस विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था। और इसमें भारत जो है वो टॉप किया है कितने मेडल के साथ? तो 16 पदक के साथ भारत टॉप किया है। दूसरा में दक्षिण कोरिया और तीसरा में इंडोनेशिया। याद रखिए कि विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है वो कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। किसने जीता? तो भारत ने। कितने मेडल के साथ? 16 मेडल के साथ। 7, 5, 4, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज, टोटल 16 पदक के साथ ये पहला स्थान गेन किए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों को मुक्केबाजी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अगर देखा जाए तो मुक्केबाजी में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। ये इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ था 28 मार्च से 11 अप्रैल 2026 को। ये मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ था, जिसमें भारत ने दूसरा पोजीशन गेन किया है। टॉप कौन किया है? कजाकिस्तान। और भारत ने इसमें भी 16 पदक पाकर सेकेंड पोजीशन है। तो यहाँ से दो चीज़ रिलेट कीजिएगा कि तीरंदाजी में भारत 16 मेडल जीता लेकिन पहला पोजीशन गेन किए हुए, लेकिन मुक्केबाजी में भारत 16 मेडल जीता लेकिन दूसरा पोजीशन गेन किए हुए, और पहला कौन है? कजाकिस्तान। ये मंगोलिया में उलान बटोर, एक सेकेंड, ये हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करते हैं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का कितना एडिशन? तो 43rd एडिशन था ये। इसमें चीन के के सी यूक्यू ने क्या किया है? खिताब जीता है। चीन के के सी यूक्यू ने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन रजत किसने जीता है? तो भारत के आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है। 43वां एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो चीन के के सी यूक्यू ने जीता है। किसको हराकर? तो भारत के आयुष शेट्टी को हराकर। अब क्रिकेट की ओर देखते हैं हम लोग कि भारत के संजू सैमसन ने मार्च 2026 के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, ये देखते हैं हम लोग कि महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप जून जुलाई 2026 में जो अभी चल रहा है, अभी वो 12 जून से स्टार्ट है और 15 जुलाई 2026 तक चला था। ये महिलाओं का कौन सा एडिशन है? महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है यह 10वां एडिशन है। पुरुष वाला ऑलरेडी मार्च में ख़त्म हो चुका है। पुरुष का T20 वर्ल्ड कप जो है ऑलरेडी मार्च में ख़त्म हो चुका है, और ये महिला वाला अभी चल रहा है 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक। ये कहाँ? इंग्लैंड और वेल्स में। ये T20 वर्ल्ड कप जो है, इसमें कितने टीम? 12 टीमों ने मेज़बानी की और 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये 3 पॉइंट याद रखना है कि ये T20 वर्ल्ड कप जो महिला वाला 2026 में हो रहा है वो कितना एडिशन है? 10वां एडिशन। कहाँ हो रहा है? तो इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। कितने टीम मेज़बान, कितने टीमों ने भाग लिया? 12 टीमों ने। कितने ग्रुप में बटे हुए हैं? 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। अब यहाँ पर देखें, अब जब इसका ये पूरा फाइनल कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें कौन कितने मेडल से जीता है इसका हम लोग क्या कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 10वां संस्करण 2026 में इंग्लैंड और वेल्स में, और 11वां जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। 11वां संस्करण जो होगा वो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। ये 10वां एडिशन अभी चल रहा है इंग्लैंड और वेल्स में। और जो 9वां एडिशन हुआ था वो यूएई में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड जीता था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अब देखो 8वां एडिशन जो है सैफ अंडर-20, ये फुटबॉल से संबंधित है कि 8वां जो एडिशन है अंडर-20 सैफ फुटबॉल 2026, इसमें बांग्लादेश जीता है। किसको हराकर? भारत को हराकर। ये जो 8वां एडिशन था इसमें कौन जीता है? बांग्लादेश किसको हराकर?
तो भारत को हराकर। ये बांग्लादेश जीता है किसको हराकर? भारत को हराकर। अब ये जो 8वां एडिशन है, ये 8वां एडिशन है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मालदीव के माले में। 3 पॉइंट याद रखना, तीनों यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वह कहाँ हुआ था? तो मालदीव के माले में, भारत और बांग्लादेश के बीच। ये 8वां संस्करण था जिसमें बांग्लादेश विजेता हुआ और भारत को हार मिली। नेक्स्ट है शतरंज को लेकर। वैशाली रमेश बाबू कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहले भारतीय बने। और वैशाली रमेश बाबू जो है वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और पहली भारतीय, लेकिन एक कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो पुरुषों की कैटेगरी में किसने जीता? तो जावोखिर सिंडाराव ने। पुरुष में कौन जीता? मेल कैटेगरी में कौन जीता? मेल कैटेगरी में जो पुरस्कार जीता जावोखिर सिंडाराव। और फीमेल में किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है टेनिस की ओर देखते हैं हम लोग। मियामी ओपन टेनिस जो है वो यानिक सिनर ने जीता है मेल कैटेगरी में। और फीमेल में किसने जीते? आर्यन सिबलंका। मियामी ओपन टेनिस, मेल में यानिक सिनर और फीमेल में आर्यन सिबलंका। इसी प्रकार यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पुरुष कैटेगरी में कौन जीते हैं? मियामी ओपन टेनिस 2026 का खिताब देखा जाए तो पुरुष कैटेगरी में यानिक सिनर जो इटली के हैं और महिला कैटेगरी में आर्यन सिबलंका जो बेलारूस के हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी में 100% पूछने वाला है। आप जब पूछेगा तब आप याद कीजिएगा इस चीज़ को कि मैंने क्या कहा था कि पहला खेलो इंडिया, ये बहुत ही चर्चा में रहा है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हुआ है, ये हुआ था छत्तीसगढ़ के 3 शहर में। यहाँ से आप 5 से 6 पॉइंट आप रट जाइए। 6 पॉइंट क्या क्या रटना है मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कि पहला खेलो इंडिया ट्राइब जो है वह, ध्यान से सुनिएगा, पहला खेलो इंडिया ट्राइब्स जो है वह छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में। कहाँ? तो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में। ठीक है, तो इसमें जो है टॉप कौन किया? तो कर्नाटक टॉप किया है। अब यहाँ देखिए पदक तालिका में कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पर है, उड़ीसा सेकंड पोजीशन पर, झारखंड थर्ड पोजीशन पर है। कर्नाटक ने 38 मेडल जीते हैं। इससे इसको याद करने का तरीका है, इससे 19 मेडल एक्स्ट्रा भारत जीता है, फिर भी सेकेंड पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड ये कम गेन किया है। जिसके पास गोल्ड ज़्यादा होता है वही वो पोजीशन, मतलब वो ज़्यादा ऊपर की ओर गेन करता है पोजीशन। तो यहाँ उड़ीसा जो है 21 मेडल जीता है गोल्ड, जो कि कर्नाटक से कम है, इसलिए कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पर है। उड़ीसा 57 मेडल के साथ सेकेंड पोजीशन पर है और झारखंड 35 मेडल के साथ क्या है? थर्ड पोजीशन पर। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, ये 3 आपको याद रखने हैं। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका शुभंकर मोरवीर। तो 1 पॉइंट हो गया शुभंकर मोरवीर। पदक तालिका का पोजीशन याद रखना है। ये कहाँ हुआ था? तो ये 3 जगह में, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में हुआ था। ठीक है, और इसमें टॉप कौन किया है? कर्नाटक टॉप किया है। तो ये मेडल जरूर याद रखना है आपको। 38 मेडल के साथ कर्नाटक टॉप पर है। उड़ीसा 57 मेडल के साथ सेकेंड पोजीशन पर है। झारखंड 35 मेडल के साथ थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है मांटे कार्लो ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? यानिक सिनर ने जीता है। और बार्सिलोना ओपन 2026 का खिताब किसने? फ्रांस के आर्थर फिल्स ने जीता है बार्सिलोना ओपन का खिताब। और मांटे कार्लो ओपन का खिताब यानिक सिनर ने जीता है। तो ये हो गया। मैं ये जो साइंस टेक है, मैं इसको साइंस टेक ऑलरेडी अलग से वीडियो आपको बनाकर भेज रहा हूँ, जो करंट नहीं बल्कि स्टैटिक फोर्स कवर कर रहा है। ये जितने भी क्वांटम मिशन आप देख रहे हैं सब स्टैटिक फैक्ट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको क्या करूँ, उसमें साइंस टेक वाले पोर्शन में सारा इसमें ऐड कर दूंगा। और बाकी जो है आप उसको PDF में भी इसको पढ़ लेंगे। इस सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट मेवेन क्या है? यह अमेरिकी रक्षा विभाग का एक अत्याधुनिक AI प्रोग्राम है जो ईरान युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों और खुफिया विश्लेषण के लिए प्रयोग के कारण चर्चा में बना रहा है।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करके ड्रोन द्वारा ली गई लाखों तस्वीरों और वीडियो के विश्लेषण को क्या करता है, स्वचालित करता है। ठीक है, एक और आपका है यहाँ पर इरोसा, नासा द्वारा रोसा परियोजना को मंजूरी दी गई है। रोसा परियोजना की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, नासा द्वारा। नासा ने क्या किया कि ईएसए के रोजालिंड फ्रैंकलिन मंगल मिशन इक्सो मार्स के लिए अपनी रोसा परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दी है। कह रहा है कि नासा ने किसके, यूएसए के रोजालिंड फ्रैंकलिन मंगल मिशन ने इक्सो मार्स के लिए अपनी रोसा परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दी है। ये साझेदारी इसलिए चर्चा में क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के साथ सहयोग टूटने के बाद यह मिशन संकट में था। अब नासा के समर्थन से 2028 में यह लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च कब किया जाएगा, 2028 में। किसके द्वारा, तो नासा के द्वारा। यह मंगल मिशन की सतह के नीचे 2 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग करके प्राचीन सूक्ष्म जीवन के संकेतों की खोज करने वाला पहला मिशन होगा। ठीक है, इस मिशन के तहत रोवर मंगल के ऑक्सिया प्लानम क्षेत्र में उतरेगा, जो भूवैज्ञानिक रूप से प्राचीन जल की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ये जो भी मंगल मिशन है ऑलरेडी मैं साइंस टेक में कवर कर रहा हूँ। आप इसमें जो भी स्टैटिक आपको कॉन्सेप्ट सीखने हो तो आप वो वीडियो जाकर देखें, साइंस टेक का जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो ये हम लोग को यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और बाकी आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ की भारत केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा में स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर किसरे स्थान पर पहुँच गया है, तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी कुल क्षमता 283.5 गीगावाट। अभी मैं ये डेटा ऊपर में आपको बताया था कि टोटल कितनी इसकी क्षमता इसके पास आ गई है 31 मार्च 2026 तक 283.5 गीगावाट, और 21वें स्थान पर पहुंच गई है। तो तीसरे स्थान पर अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में ये तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत के जो नए जलवायु लक्ष्य, इन्वायरमेंट का सेक्शन है, भारत के नए जलवायु लक्ष्य क्या है कि 25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूएनएफसीसी के तहत भारत के नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी 2031-35 की मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य क्या है कि भारत की रणनीति बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर और पीएलआई जैसी योजनाओं पर केंद्रित है। एफएओ के अनुसार वन वृद्धि में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। वन वृद्धि में भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए भारत आईएसए और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से नेतृत्व कर रहा है। तो ये आंकड़ा याद रखना है कि उत्सर्जन क्षमता जो है, कल नया लक्ष्य क्या डिसाइड किया गया है कि उत्सर्जन क्षमता में 47% की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य में 60% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले 50% तक था। और कार्बन सिंक का जो लक्ष्य रखा गया है 3.5 से 4 अरब टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समुद्री स्थानिक योजना एमएसपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उड़ीसा। समुद्री स्थानिक योजना, यहाँ देखिए कि उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र एनसीसीआर के साथ मिलकर राज्य में समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आप याद रखिए कि समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो उड़ीसा बना है। तो ये हो गया हम लोग का इस जून मंथ का करेंट अफेयर। ठीक है, बाकी आगे इतना कुछ खास नहीं है। ये आपको मेंस और एसे में आपको इम्पोर्टेंट एसे में काम आएंगे ये सब फैक्ट। तो इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी जो इसके जो एमसीक्यू 30 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, मैं 30 एमसीक्यू का एक अलग सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा। और ये जो वन लाइनर है जो भी अभी आपने पढ़ा उन सब का ये वन लाइनर है। तो ये पीडीएफ में आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये बस 2 पेज का है। ठीक है कि, और चलिए इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।